ज्ञानी और बौद्धिक क्षमता का धनी व्यक्ति था। आचार्य चाणक्य ने पहले कभी जीव सिद्धि को इतना निराश और दुखी नहीं देखा था। जीव सिद्धि को ऐसी अवस्था में देखकर आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार को आने वाले संकट की आहट मिल चुकी थी। आचार्य चाणक्य ने जीव सिद्धि को समझाते हुए पूछा, जीव सिद्धि, वत्स, क्या हुआ? तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो? इस क्षण तो तुम्हें कहीं और होना चाहिए था। तुम यहां क्या कर रहे हो? आचार्य चाणक्य की बात सुनने के बाद भी गुप्तचर जीव सिद्धि ने कुछ नहीं कहा, या तो ये कहें कि चाहकर भी कुछ न कह सका। वो बस एकटक निगाह से वृद्ध शक्टार को देखता रहा और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जीव सिद्धि की आंखों को देखने के बाद वृद्ध शक्टार को कुछ शंका हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जीव सिद्धि, वत्स, क्या तुम मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हो? तुम मुझसे निसंकोच कुछ भी साझा कर सकते हो। वृद्ध शक्टार की आवाज सुनने के बाद ही जीव सिद्धि की आंखों से आंसू टपकने लगे। अपनी भावनाओं को रोकते हुए जीव सिद्धि ने शक्टार से कहा, तात, इस राष्ट्र भूमि के लिए आपके प्रमुख गुप्तचर ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। धनानंद के प्रमुख सैनिकों ने उसको तड़पा तड़पा कर उसके प्राण ले लिए। अखंड आर्यावर्त की जय हो। आर्यावर्त की जय हो। मगध साम्राज्य की जय हो। तात, उस राष्ट्र भक्त ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, परंतु आपकी और आचार्य चाणक्य की कोई गोपनीय जानकारी मगध के सैनिकों को नहीं बताई। इतना सुनते ही वृद्ध शक्टार की आंखें नम हो गई। उनके अंदर का क्रोध उनके मोती समान अश्रु के साथ आंखों से बह रहा था। इस क्षण वो मगध राज गद्दी को अपने पराक्रम से तहस नहस कर देना चाहते थे। उनका क्रोध उनके शब्दों में छलकने लगा। युद्ध ऐसा होगा, इतिहास में ना कभी हुआ जैसा होगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, हर नंद वंशी का विनाश होगा। गंगा यमुना लाल बहेगी, मगध सैनिकों के रक्त से नंद वंश का सिंहासन कांपेगा, राष्ट्र भक्तों के हुंकार से। धनानंद, अपनी हार और विनाश का तू ही उत्तरदायी होगा। मैं मगध साम्राज्य का पूर्व अमात्य शक्टार उस प्रमुख सैनिक की जिह्वा को अपने हाथों से खींचूंगा और यही मेरा प्रतिशोध होगा। आचार्य चाणक्य ने वृद्ध शक्टार को इतना क्रोधित कभी पहले नहीं देखा था। चाणक्य ने वृद्ध शक्टार को शांत करते हुए कहा, तात, तात, आपकी भावनाएं उचित हैं, परंतु अभी हमें शांति से अगली रणनीति बनाने की आवश्यकता है। भले ही मैं मगध की राजनीति से दूर हूं, किंतु अगर मगध के सैनिकों को घुटने टेकने में विवश नहीं किया तो मान लेना कि शक्तार कभी कोई था ही नहीं, केवल एक विचार था। विचार। मगध के क्रूर सैनिकों, मेरे प्रिय गुप्तचर की राष्ट्र के लिए दी हुई वीर गति खाली नहीं जाएगी। तात, अब हम लोगों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब वो क्षण भी आ चुका है कि जब जीव सिद्धि को और अधिक प्रमुख कार्य दिया जाए। जीव सिद्धि, मैं और चाणक्य चंद्रगुप्त की मां मोरा से भेंट करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब समय का वो चक्र भी आ चुका है जब तुम एक नए वेश को धारण करो। अवश्य तात। आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार ने जीव सिद्धि को नया वेश धारण करने का आदेश दे दिया था। इस गौरव गाथा के इस मोड़ पर यह जानना जरूरी है कि इस बारे में हिस्टोरियन क्या कहते हैं। जीव सिद्धि और गुप्तचर के वेश बदलने के बारे में बात करते हुए कल्चरल हिस्टोरियन डॉक्टर सोनालिका कौल कहती हैं कि जब आचार्य चाणक्य ने जीव सिद्धि को वेश बदलने को कह दिया था, उसी समय से इस पूरी गाथा में अगले अध्याय की शुरुआत भी हो गई थी। जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उस दौर में योग्य गुप्तचर का बहुत मुख्य योगदान हुआ करता था। आज के दौर में आप उन्हें स्पाई के नाम से भी जान सकते हैं।
अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कई वेशभूषा में घूमने के लिए कहा गया है, जैसे कि व्यापारी, रसोइया, शिल्पकार। अगर स्त्री है तो वैश्या रूप। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट वेश साधु या भिक्षु का माना गया है। जीव सिद्धि भी एक सन्यासी के रूप में आचार्य चाणक्य के गुप्तचर का काम किया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि संस्कृत साहित्य में इस वेश को निर्दोषम वेश कहा जाता है, मतलब जिस वेश के साथ किसी दोष को नहीं जोड़ा जाता है, जो संदेश से परे है। आपको बता दें कि मगध के सिंहासन को पलटने में जीव सिद्धि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर आज के दौर में किसी को स्पाई या फिर एजेंट के बारे में रिसर्च करनी हो तो उसे आचार्य चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। जीव सिद्धि ने नए वेश को धारण किया और अपने मन में कुछ विचार करते हुए कहा, मेरे मन में कुछ सवाल जरूर हैं, मन व्यथित भी है, किंतु अभी सबसे आवश्यक यह है कि मैं अपने गुरु आचार्य चाणक्य के विश्वास पर खरा उतरूं। अभी मेरा लक्ष्य है मगध में अमात्य राक्षस के शिविर में पहुंचकर उसका विश्वास जीतना। इस कार्य को आसान मेरा ज्योतिष का ज्ञान बनाएगा। मुझे अभी इसी क्षण से अपने ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार करना पड़ेगा। एक तरफ आचार्य चाणक्य, वृद्ध शक्टार और जीव सिद्धि अपनी आने वाली रणनीति के ऊपर काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मगध साम्राज्य के कुछ प्रमुख सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश में पीपली वन की तरफ निकलने की तैयारियां भी कर रहे थे। संध्या काल का समय आ चुका था। अमात्य राक्षस को याद आया कि संध्या काल होने को आई है, इसके पश्चात मुझे युवराज पबता से भी मिलना है। ऐसी कौन सी बात है जो युवराज पबता मुझे बताना चाहते थे? अमात्य राक्षस अपने ख्यालों में ही था। तभी उसके पास मुख्य सैनिक आया और अमात्य राक्षस से कहा, अमात्य की जय हो। अमात्य, प्रमुख सैनिकों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सैनिक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य की तलाश के लिए कब पीपली वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। अपनी सोच से बाहर आते हुए अमात्य राक्षस ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, कल प्रातः काल की पहली सूर्य किरण हम मगध की सीमा में नहीं देखेंगे। मगध साम्राज्य की सेना की टुकड़ी और कुछ प्रमुख सैनिक कल प्रातः काल से पूर्व ही पीपली वन की तरफ प्रस्थान कर लेंगे। जी अमात्य। युवराज पबता कहाँ हैं? महाराज के कक्ष से निकलने के बाद वो कहीं विलुप्त से हो गए हैं। उनके अंधकारमय मन का निरीक्षण करना पड़ेगा। अमात्य, युवराज को तो गुप्तचर विभाग के कक्ष में होना चाहिए, परंतु मुख्य सैनिक के मुंह से परंतु शब्द को सुनकर अमात्य राक्षस थोड़ा चकित हुआ और अपनी बात को जोर देते हुए कहा, मुख्य सैनिक, स्पष्ट बताइए, क्या परंतु? युवराज कहाँ हैं? अमात्य, ये बात युवराज से आप मत बताइएगा कि उनकी सूचना मैंने आपको दी है। आप लोग बड़ी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, कुटिल नीति के धनी हैं। इन सब में मैं बेचारा निम्न सैनिक फंस जाऊंगा। युवराज आज गुप्तचर विभाग में नहीं अपितु कोषागृह विभाग के कक्ष में अकेले विचरण कर रहे हैं। कुछ तो उनके दिमाग में अति विशाल चल रहा है। मेरी वाणी पर विश्वास नहीं तो अमात्य, आप स्वयं कोषागृह विभाग के कक्ष की तरफ प्रस्थान करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अलग अलग रिसर्च में और इतिहासकारों का मत है कि अमात्य राक्षस का पद महामात्य यानी मुख्य मंत्री का था। उनकी कद काठी और रुतबा मगध की विशाल सेना में सबसे ऊपर था। इसलिए अमात्य राक्षस मगध राज सिंहासन और नंद वंश की तरफ, खासकर नंद वंश के आखिरी महाराज धनानंद की तरफ हद से ज्यादा वफादार और ईमानदार थे। अमात्य राक्षस इतनी कुटिल और चतुर बुद्धि के धनी थे कि खुद मगध महाराज धनानंद भी उन्हें बहुत सम्मान दिया करते थे। हिस्टोरियंस का मानना है कि धनानंद अति घमंडी महाराज था। वो बहुत कम लोगों को बुद्धिमान समझता था और जिन लोगों को बुद्धिमान समझता था उनमें से सबसे ऊपर नाम अमात्य राक्षस का आता था। मुख्य सैनिक की बातों को सुनने के बाद अमात्य राक्षस के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। उनके मन में तरह तरह के विचित्र ख्याल आ रहे थे। उसे इस बात की शंका हुई कि महाराज धनानंद और मगध राज सिंहासन के ऊपर कोई विशाल खतरा तो नहीं है? क्या चल रहा है युवराज के मन में?
मुझे इसी क्षण युवराज से मिलने के लिए कोषागृह कक्ष की तरफ प्रस्थान करना होगा, नहीं तो कुछ अनर्थ हो सकता है। अमात्य राक्षस तेज कदमों के साथ विशाल मगध साम्राज्य के कोषागृह कक्ष के बाहर पहुंचा। अमात्य राक्षस ने बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए कोषागृह कक्ष के दरवाजे को खोला। क्या इस दरवाजे के खुलने की आवाज के साथ मगध राज सिंहासन हिलने वाला था? पब्बता कोषागृह कक्ष में क्यों और क्या कर रहा था? क्या अमात्य राक्षस के मन में उठ रही शंका सत्य थी? और क्या हुआ था आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार के साथ? अभी और भी रोमांचक होने वाली है आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। मगध साम्राज्य के कोषागृह कक्ष का दरवाजा खुला। अमात्य राक्षस तेज कदमों के साथ कोषागृह कक्ष के अंदर गया। युवराज, युवराज। हाँ, अमात्य राक्षस। क्या हुआ युवराज? सब कुशल मंगल तो है ना? अमात्य राक्षस के सवाल को सुनने के बाद युवराज पब्बता ने कुछ सोचते हुए सामने बंद पड़ी खिड़की को खोला और बाहर डूबते हुए सूर्य को देखते हुए कहा, हाँ अमात्य, सब कुशल मंगल है। अच्छा, मद उत्सव का शोर अब थम सा रहा है और सुर्ख लालिमा से भरा हुआ सूर्य पश्चिम दिशा में समा जाने को आतुर है, यानी संध्या काल हो गई है। इसलिए तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हो। युवराज, मुझे सब कुशल तो प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि सब कुशल होता तो आप कोषागृह के कक्ष में नहीं होते। कोषागृह? कोषागृह? अमात्य राक्षस की बौद्धिक क्षमता के ऊपर कोई बुद्धिहीन ही शंका कर सकता है। इस हंसी के बाद अमात्य राक्षस किसी भी तरह यह जानना चाहता था कि आखिर युवराज के मन में क्या चल रहा है। इसलिए उसने युवराज पब्बता के कानों में धीरे से बोलते हुए कहा, युवराज, मुझे अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अमात्य, तुम्हारे प्रश्न का यथासंभव उत्तर यही है कि यंत्र पर यंत्र मुझे किसी भी तरह उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य से भेंट करना है। मेरे प्रत्येक शब्द पर गौर करना अमात्य राक्षस। मुझे उस ब्राह्मण कुमार से भेंट करना है, ना कि उससे बंदी बनाना है। युवराज पब्बता के इस जवाब के बाद अमात्य राक्षस ने कुछ देर के लिए मौन धारण कर लिया। अमात्य राक्षस की आंखों की भौएं चढ़ गई। उसे एहसास हो चुका था कि मगध राज गद्दी के ऊपर बहुत जल्द संकट के बादल लहरा सकते हैं। कुछ शांत रहने के बाद अमात्य राक्षस ने अपनी आवाज को जोर देते हुए कहा, युवराज, अवसर की तरफ पंख फैलाना अच्छी बात है, परंतु पंख भी तब फैलाने चाहिए जब उन्हें कोई काट न सके। इस राजमहल की दीवारों के भी कान हैं। यदि इस बात की भनक भी महाराज तक पहुंच गई ना, तो बीच बारादरी में आपका सर दीवार से लटका मिलेगा और मुझे भी मृत्यु दंड की सजा मिल जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम आपको बारादारी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें। इतिहासकार बारादारी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अमात्य राक्षस ने जिस बारादारी का जिक्र किया था, उस बारादारी शब्द का मतलब होता है पूरी तरह से ढका हुआ पवेलियन, जो चारों तरफ से दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों से घिरा होता है। इनके आगे एक बड़ी सी जगह होती है जिसे बरामदा या बरादरी कहते हैं, जहां पर राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए नाच गाने की व्यवस्था की जाती है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बारादारी में 12 आर्च और दरवाजे होते थे, जो कम से कम 3 दिशाओं में खुलते थे। आज के दौर में शानदार और सुरक्षित बारादारी केसरबाग में स्थित है, जिसे कसर उल बुका भी कहा जाता है। अमात्य राक्षस, बारादरी की दीवारों में किसका सर लटका मिलेगा? मेरा? युवराज का? अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। मृत्यु का भय उसे दिखाना जो शौर्य की परिभाषा न जानता हो। मैं शौर्य से भी परिचित हूं और शूर वीरों से भी, साथ ही इस मगध राजगद्दी के तुम जैसे चाटुकरों से भी। अमात्य,
क्या तुम महाराज धनानंद के प्रकोप से इतना भयभीत हो गए हो कि तुम्हें उनका निरंकुश शासन भी नहीं दिख रहा है? क्या तुम्हें उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य की आंखें याद हैं? उन आंखों का प्रतिशोध स्मरण है? अब चाणक्य ही मुझे मगध की राजगद्दी तक पहुंचाएगा। अब चाणक्य ही मुझे मगध साम्राज्य का नया महाराज बनने में मदद करेगा। तुमसे बस यही विनती है कि मेरे और मगध राजगद्दी के शासक नहीं तो बीच की रुकावट भी मत बनना। इतना सुनने के बाद अमात्य राक्षस को क्रोध आ गया और उसने क्रोधित स्वर में कहा, युवराज, अपनी जीवा को लगाम लगाइए। स्मरण रखिए कि किसी भी अफसर के पंख तब पकड़ने चाहिए जब वो उन्नति दे। आज नहीं तो कल ये राजगद्दी आपकी ही है, परंतु यदि अभी किसी ने भी मगध महाराज धनानंद को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की सोची भी तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और रही बात उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य की, तो मैं स्वयं उससे भेंट करना चाहता हूं। युवराज, इसके साथ मेरे गुप्तचर ने बताया है कि आप कोषाध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। इसके पीछे कोई विशेष कारण? हाँ, अब इसके पीछे के कारण को भी अपने गुप्तचरों से पता करवा लो। तुम्हारी उत्सुकता के लिए बता देता हूं कि कोषाध्यक्ष से मिलने के बाद मैं मगध राज्य के कोष के साथ कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने वाला हूं। अगर मेरी योजना को स्थगित कर सको तो करके दिखाना। अमात्य राक्षस कोषागृह कक्ष में युवराज पब्बता की चुनौती को सुन ही रहा था कि तभी बाहर सैनिकों के विशाल कक्ष से तेज तेज ढोल पीटने की आवाज आने लगी। ढोल की आवाज के साथ दरबारी सैनिक पूरा जोर लगाकर चिल्ला रहा था, विशाल मगध साम्राज्य के सैनिकों, सावधान! अद्भुत विशाल मगध साम्राज्य के अन्नदाता, चारों दिशाओं में विख्यात सर्वेश्वर महाराज धनानंद पधार रहे हैं। दरबारी सैनिक के उद्घोष के बाद कई सुंदर दासियों के साथ मदिरा के नशे में झूमते हुए मगध महाराज धनानंद सैनिकों के विशाल कक्ष के अंदर आए और अपने आसन में बैठ गए। अपने आसन में सही अंदाज में बैठे धनानंद ने अपने घमंड वाले अंदाज में कहा, शोर थम क्यों गया? ये विशाल मगध साम्राज्य का सैनिक कक्ष है। यहां महाराज धनानंद का उद्घोष चलता रहना चाहिए। इतना सुनते ही कक्ष में मौजूद एक एक सैनिक अपने हाथ के भाले को जमीन में पटकने लगे, जिसकी आवाज से धरती में कंपन शुरू हो गया। सर्वेश्वर महाराज धनानंद की जय हो। अविश्वसनीय। कहां हो अमात्य राक्षस? सैनिकों, अमात्य राक्षस कहां है? वो इस कक्ष में क्यों नहीं है? क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि सेना को उस क्रूप ब्राह्मण चाणक्य को पकड़ने के लिए पिपली वन की तरफ प्रस्थान करना है? महाराज धनानंद के क्रोध को देखने के बाद मुख्य सैनिक आगे आया और उसने महाराज धनानंद से कहा, मगध महाराज की जय हो। महाराज, वो अमात्य और मुख्य सैनिक ने जैसे ही अमात्य राक्षस और पब्बता के बारे में कुछ बताने के लिए और शब्द बोला, वैसे ही पीछे से सैनिक कक्ष का द्वार खुलने की आवाज आई और दो लोगों के पैरों की आहट अंदर आते हुए सुनाई दी। उन दो लोगों को देखने के बाद एक बार फिर से दरबारी सैनिक ने जोर से आवाज लगाई, विशाल मगध साम्राज्य के अमात्य और युवराज पब्बता महाराज धनानंद के सामने पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, यहां अनुपस्थित रहने के लिए मैं और युवराज क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा तो बाद में मिलेगी। कहां थे आप दोनों? महाराज, मैं और युवराज गुप्तचर विभाग का निरीक्षण कर रहे थे। गुप्तचर विभाग का निरीक्षण कर रहे थे। मगध महाराज धनानंद से अमात्य राक्षस ने यही शब्द बोले थे। इस बारे में बात करते हुए हिस्टोरियंस मीनाक्षी राव कहती हैं कि अमात्य राक्षस मगध राजगद्दी और महाराज धनानंद का सबसे भरोसेमंद इंसान था, लेकिन कहानी के इस मोड़ पर अमात्य राक्षस ने धनानंद से झूठ क्यों बोला था? वो और युवराज गुप्तचर विभाग में नहीं बल्कि कोषागृह विभाग में थे। इस झूठ के पीछे दो मुख्य कारण हो सकते थे।
पहला ये हो सकता था कि शायद अमात्य राक्षस भी युवराज के साथ मिल गया था और मगध की राजगद्दी को बदलना चाहता था, और दूसरा ये कि अमात्य अभी युवराज का भरोसेमंद बनकर मगध की राजगद्दी की रक्षा करना चाहता था। कारण जो भी था, बहुत जल्द एक बड़े ट्विस्ट के साथ सभी के सामने आ जाएगा। आफ्टर दैट, अमात्य राक्षस के जवाब को सुनने के बाद धनानंद ने कहा, तुम दोनों और तुम्हारे गुप्तचर केवल रणनीति ही बनाते रहना। मुझे अब कोई रणनीति नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष उत्तर चाहिए। अभी तक तुम लोगों ने पिपली वन की तरफ प्रस्थान क्यों नहीं किया? इस विलंबता के पीछे का कारण क्या है? अमात्य राक्षस, तुम लोगों को स्मरण तो है ना कि मेरा शाही शेर सुबह से भूखा है? किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीपली वन की तरफ जाने वाले सभी प्रमुख सैनिकों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मैंने ही सभी को आदेश दिया है कि कल प्रातः काल से पूर्व हम पाटलिपुत्र की सीमा को पार कर देंगे। अमात्य राक्षस की इस बात को सुनने के बाद ही धनानंद अपने आसन से उठ गया और सभी सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, प्रातःकाल? आखिर प्रातःकाल ही क्यों? अभी इसी क्षण क्यों नहीं? सैनिकों, ये मगध महाराज धनानंद का आदेश है कि इसी क्षण अमात्य राक्षस की अगुवाई में समस्त प्रमुख सैनिक अपने अश्व और हाथियों के साथ उस क्रूर ब्राह्मण चाणक्य की तलाश में पिपली वन की तरफ प्रस्थान करें। और स्मरण रहे कि विलंब और इस आदेश की अवहेलना करने वाले को तत्काल प्रभाव से मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगली पूर्णिमा तक उस क्रूर ब्राह्मण चाणक्य की शिखा मेरे कदमों में होनी चाहिए। जाओ। महाराज धनानंद के इस आदेश के बाद मगध के सैनिक पिपली वन की तरफ निकलने को तैयार खड़े थे। घोड़े, हाथी, अस्त्र शस्त्र और शाही योद्धा की ध्वनि की गूंज से पूरा मगध राजमहल गूंज रहा था। सैनिकों के शोर के बीच में अमात्य राक्षस ने दहाड़ के साथ कहा, मगध साम्राज्य के वीर सैनिकों, प्रस्थान करो। अमात्य राक्षस, युवराज और प्रमुख सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश में पीपली वन की तरफ निकल चुके हैं। अब क्या होगी आचार्य चाणक्य की अगली स्ट्रेटेजी? क्या मगध की विशाल सेना पकड़ पाएगी आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार को, या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज है कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। महाराज धनानंद के आदेश के बाद अमात्य राक्षस, युवराज और मगध साम्राज्य के प्रमुख सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश में पीपली वन की तरफ निकल गए। सैनिकों के आगे घोड़े में चलते हुए अमात्य राक्षस पूरे पाटलिपुत्र में ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, मगध महाराज धनानंद के आदेश के अनुसार सुनो सुनो सुनो, जिस किसी प्रजावासी को वो कुरूप सा दिखने वाला ब्राह्मण चाणक्य दिखाई दे या उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो प्रत्युत्पन्नमति मगध साम्राज्य के गुप्तचर विभाग में सूचना दे। यदि कोई प्रजावासी उसकी सहायता करता हुआ पाया गया तो उसे राष्ट्रद्रोही करार दिया जाएगा और तत्काल प्रभाव से मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। सुनो सुनो सुनो। क्या मृत्युदंड? चाणक्य की सहायता करने वाले को मृत्युदंड? प्रतीत होता है कि मगध की भूमि पर कुछ विशाल होने वाला है। एक तरफ पाटलिपुत्र की आम प्रजा की चिंता विशाल रूप ले रही थी, तो दूसरी तरफ पीपली वन में आचार्य चाणक्य ने अपने विशेष गुप्तचर जीव सिद्धि से कहा, जीव सिद्धि। जी गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैंने नया वेश धारण कर लिया है। वत्स, तुम्हें अमात्य राक्षस के शिविर में जाना होगा और उसका विश्वास पात्र बनकर रहना होगा। महाराज धनानंद की पूरी सेना में एक अमात्य ही ऐसा व्यक्ति है जो चतुर है, विद्वान है और शौर्यवान है। इसलिए वहां जाओ, उसका विश्वास पात्र बनो और उसके आगे की रणनीति को
यथासंभव समाप्त करते रहो। यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मगध की जनता को शीघ्र ही नंद वंश की गुलामी से स्वतंत्रता मिल जाएगी और तुम्हारे योगदान को आने वाली पीढ़ियां भी स्मरण रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य में सफल होगे। गुरुदेव, इस कार्य के लिए मुझे पाटलिपुत्र की तरफ प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव सिद्धि के मुख से निकले क्योंकि शब्द को सुनकर आचार्य चाणक्य थोड़ा सोच में पड़ गए। सोच से निकलने के बाद उन्होंने जीव सिद्धि से पूछा, क्योंकि ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मेरा अनुमान और ज्योतिष विद्या की गणित बता रही है कि अमात्य राक्षस अब पाटलिपुत्र में नहीं है। तो फिर कहां है अमात्य राक्षस? अमात्य राक्षस अपनी सेना के साथ आपकी तलाश में पीपली वन की तरफ प्रस्थान कर चुका है। अब मुझे उसके शिविर को बीच में ही रोकना होगा। गुरुदेव, आप और पूर्व अमात्य शक्टार आगे की रणनीति के ऊपर कार्य आरंभ करिए। मैं अमात्य राक्षस की सेना को रोकने का कार्य करता हूँ। मेरे जीवित रहते उसकी कमान का कोई तीर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब गुप्तचर्य विद्या का सदुपयोग करने का समय आ चुका है। जीव सिद्धि ने गुप्तचर्य विद्या शब्द का उपयोग किया था। इसे अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब आज के समय के जासूसी तंत्र से है। इस बारे में बात करते हुए कल्चरल और स्पाई रिसर्चर त्रिलोकनाथ पांडे कहते हैं कि चाणक्य के बारे में अनगिनत बातें फेमस है। उन बातों में से सच कौन सी है उसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाणक्य की गौरव गाथा के इस पड़ाव में हमें उनका वो रूप दिखलाई पड़ता है जो जासूसी का शास्त्र विकसित करता है और उसे राजनीति शास्त्र का इंपॉर्टेंट अंग बनाकर मगध साम्राज्य के शक्तिशाली लेकिन अहंकारी शासक धनानंद का अंत संभव करता है। अगर आप चाणक्य के जासूसी तंत्र को ध्यान से पढ़ने या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके सामने आपको तमाम थ्रिलर हॉलीवुड मूवीज भी फीकी लगने लगेगी। ये तंत्र किसी के भी अंदर भारतीय इतिहास को देखने का एक नया नजरिया पैदा करता है। इसके आगे हिस्टोरियन कहते हैं कि बेशक धनानंद का महामात्य अमात्य राक्षस भी जासूसी में कम होशियार नहीं था, लेकिन उसके पास केवल सत्ता बल यानी कि गवर्नेंस की ताकत थी। वो अपनी जासूसी विद्या को आम लोगों की भलाई के लिए उपयोग में नहीं लाता था। इसके विपरीत आचार्य चाणक्य ने अपने जासूसों का उपयोग आम प्रजा और आम गवर्नेंस के लिए किया था। इसी जासूसी विद्या की मदद से ही आचार्य चाणक्य ने धनानंद जैसे ताकतवर महाराज को बिना अपने खून की एक बूंद बहाए सिंहासन से उखाड़ फेंका था। आचार्य चाणक्य और गुप्तचर जीव सिद्धि अपने अपने लक्ष्य की तरफ निकल चुके थे। वहीं पीपली वन के एक कुटिया के बाहर भीषण आग लगी हुई थी। कुटिया के बाहर गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे। साथ ही मगध साम्राज्य के सैनिक लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। मगध महाराज के घुड़सवार अपने हाथों में तलवार और जलती हुई मशाल लेकर आम प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ऐसा लगने लगा था मानो आज ही के दिन पूरा पीपली वन जलकर खाक हो जाएगा। पूरी तरह से समाप्त कर दो। इस स्त्री और इसके पुत्र के जीवन को इसी क्षण समाप्त कर दो। ये दोनों कई वर्षों से मगध के सैनिकों से छुपकर भाग रहे हैं। आज इनका अंत निश्चित है, निश्चित। इनका अंत निकट है। घोड़े पर सवार सैनिक ने महिला का सर काट दिया था। अग्नि की तेज रोशनी से भी खतरनाक सैनिकों का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो डरा देने वाला दृश्य काफी विचलित करने वाला था, लेकिन हथियारबंद घुड़सवारों का सामना करने वाला वहां कोई वीर नहीं था। यह दृश्य देखने के बाद मुरा पिपली वन की अपनी कुटिया के अंदर चिल्लाते हुए उठकर बिस्तर पर बैठ गई। यह भयानक सपना चंद्रगुप्त की मां मुरा देख रही थी। सपने से उठने के बाद मुरा बुरी तरह से डर चुकी थी। उसने अपने पुत्र चंद्रगुप्त से कहा, चंद्र चंद्र चंद्र, मेरे पुत्र कहाँ हो तुम? क्या क्या हुआ माँ? तुम परेशान क्यों हो? चंद्र चंद्र पुत्र, मैंने फिर से अपनी कुटिया को जलते हुए देखा। वो
घोड़े पर सवार सैनिक, वो क्रूर सैनिक अत्यंत भयंकर था। चंद्र, मुझे स्वप्न में भविष्यवाणी सुनाई देती है और उस भविष्यवाणी में कहा जाता है कि मगध के सैनिक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने संपूर्ण पिपलीवन को अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देखा। सब जलकर समाप्त हो गया था, कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। हे ईश्वर, राह दिखलाइए, भविष्य की परत में क्या छिपा है। चंद्रगुप्त पूरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो अपनी मां मुरा की बातों का कोई जवाब दे पाता कि उससे पहले ही उनके कुटिया के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। चंद्रगुप्त ने दरवाजा खोला तो बाहर ऋषि मुनि के वेशभूषे में 2 लोग खड़े हुए थे। उन्हें देखकर चंद्रगुप्त ने उत्सुकता भरी आवाज में कहा, ब्राह्मण भद्र आप? जी हां महाराज चंद्रगुप्त। ब्राह्मण गण को अंदर आने के लिए आमंत्रित नहीं करोगे? क्या आपके शासनकाल में ब्राह्मणों को बाहर से ही विदा कर दिया जाता है? ब्राह्मण भद्र, मैं कहीं का महाराज नहीं हूं। वो तो राजखेलम खेल था जहां मैं महाराज की भूमिका में था। आइए, आप दोनों अंदर प्रवेश करिए। हमारी कुटिया में आप लोगों का हृदय से स्वागत है। ऋषि मुनि के वेशभूषा में ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार थे। इन दोनों को देखकर चंद्रगुप्त की मां मुरा को कुछ शंका हुई। उन्हें लगा कि ये दोनों मगध महाराज धनानंद के कोई गुप्तचर हैं। हालांकि कुछ समय की बातचीत के बाद आचार्य चाणक्य ने मुरा की चिंता को दूर कर दिया। अब कहानी के इस मोड़ पर मुरा ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को चंद्रश्री कहकर पुकारा था। चंद्रश्री! क्या चंद्रगुप्त का चंद्रश्री नाम से भी कोई खास कनेक्शन था? कहानी में आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज इस राज के बारे में भी हम आप लोगों को बता दें। इस बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन लक्ष्मी राव कहती हैं कि संस्कृत नाटक मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त के लिए 3 उपाधियों के बारे में बताया गया है, जिसे टाइटल ऑफ ग्रेट सम्राट चंद्रगुप्त भी कहा जाता है। इसमें से पहला टाइटल चंद्रसिरी या फिर इसी को चंद्रश्री भी कहते हैं। दूसरा टाइटल प्रियसदन या फिर इसी को प्रिय दर्शन भी कहते हैं, जिसका मतलब अच्छा दिखने वाला होता है। और एक और उपाधि है जिसे वृषल नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब श्रेष्ठ राजा होता है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4th सेंचुरी यानी 4वीं शताब्दी में हुई थी। संस्कृत की तरह हिंदी में भी मुद्रा राक्षस की कथा को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, जिसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। एक तरफ आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की मां मुरा के सामने बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य के प्रमुख जासूस जीव सिद्धि पीपलीवन से मगध की तरफ जाते हुए मार्ग में अमात्य राक्षस और उसके सैनिकों के शिविर की तलाश कर रहे थे। काफी तलाश के बाद जीव सिद्धि की नजर अमात्य राक्षस और मगध के सैनिकों के शिविर के ऊपर पड़ गई। क्या आचार्य चाणक्य का प्रमुख गुप्तचर जीव सिद्धि अमात्य राक्षस के शिविर में शामिल हो पाएगा? क्या होगी उसकी अगली स्पाई स्ट्रेटेजीज, या फिर अमात्य राक्षस की तलवार का अगला शिकार बनेगा जीव सिद्धि? मुरा से मिलने के बाद क्या होगा आचार्य चाणक्य का अगला कदम? ये महागाथा होने वाली है और भी रोमांचक, इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।
मदिरा, मदिरा, मदिरा स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुखद है मदिरा का घूंट। बिन मदिरा सब सून। आज की रात्रि जश्न ही जश्न। मगध साम्राज्य के पीपली वन की तरफ निकले अमात्य राक्षस युवराज पब्बता और साम्राज्य की प्रमुख सेनाओं का गुट रात्रि विश्राम के लिए बीच वन में शिविर बना चुका था। उस शिविर में मगध साम्राज्य के मुख्य सैनिक समेत सभी सैनिक मदिरापान के आनंद के साथ जश्न मना रहे थे। उनके जश्न के बीच में विघ्न डालते हुए अमात्य राक्षस ने सभी सैनिकों से कहा, सैनिकों, आज रात्रि के विश्राम के बाद कार्य का भार बढ़ने वाला है। अपितु मदिरा के साथ आप सभी के पास आज की रात्रि है। इस रात्रि की मदिरा भी आपकी, समय भी आपका और जश्न भी आपका। परंतु कल प्रातः काल से यदि हम लोगों ने जश्न के बारे में अपने विचार में भी सोचा तो हम स्वयं पाप के भागी बनेंगे। कल से हम सभी को स्वान के समान निंद्रा को ग्रहण करना है और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाना है। हमारा लक्ष्य किसी से छुपा नहीं है। हमारा लक्ष्य हिमालय पर्वत के समान विराट खड़ा हुआ है। हम सभी को अत्यंत प्रत्यंत महाराज धनानंद के आदेश को पूर्ण करना है और उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य को बंदी बनाकर मगध राजमहल लेकर जाना है। आज जश्न की रात्रि आपकी है। मगध के सैनिक अपने शिविर में जश्न में डूब चुके थे। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आज से हजारों साल पहले की दुनिया कैसी थी, एंशिएंट इंडिया कैसा था, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे सफर करते थे। इन बातों का जवाब कोई भी सटीक नहीं दे पाता है। जो जवाब देते भी हैं वो केवल अंदाजा ही लगाते हैं, लेकिन यह अंदाजा बहुत सूखा सूखा है। कितना आनंद आ जाए अगर कोई विस्तार से बताए कि आज से 1800 से 2300 साल पहले सरकारी अधिकारी घूस कैसे मांगते थे, या सरकारी विभाग में फाइल आगे कैसे बढ़ती थी। अगर कोई बैंक या कोषागृह थे वो कैसे काम करते थे। इन सवालों के जवाब हमें देकर गया है वो शख्स जिन्हें हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। कालिदास के लिखे से हमें प्राचीन भारत यानी रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इस बारे में बारीकी से बात करते हुए हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन कहती है, कालिदास ने कई ग्रंथ रचे जो इंडियन लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ यानी रिसर्च डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। उनके 3 नाटक, पहला मालविकाग्निमित्र, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम और तीसरा विक्रमो वरेश्यम प्रेम और राजनीति की बारीकियों को बताता है। इसके अलावा कुमार संभव और रघुवंश उनके महाकाव्य हैं जो देवताओं और राजाओं की जिनेओलॉजी यानी वंशावली के बारे में बताते हैं। मेघदूत और ऋतु संहार उनकी छोटी काव्य रचनाएं हैं जो प्रकृति और ह्यूमन इमोशंस के बीच गहरा रिलेशन बताने का काम करती है। ये कोई आम ग्रंथ नहीं है बल्कि महाकाव्य है। साथ ही ये हमें हजारों साल पुराने भारत के लोगों के बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताते हैं। महाकाव्य रघुवंश से पता चलता है कि जिस दौर में मगध साम्राज्य के सैनिक मदिरा के जश्न में डूबे हुए थे, उस दौर में मदिरा यानी शराब 3 प्रकार की होती थी। पहली नारी केलासव यानी नारियल से निकाली गई शराब, दूसरी सीधू यानी गन्ने से निकाली गई शराब, माधुक यानी फूलों से निकाली गई शराब। इसी के साथ आम और फूलों का यूज भी किया जाता था जिसकी मदद से शराब में सुगंध मिलाई जाती थी। आपको बता दें कि उस दौर में लोग जश्न या खुशी में क्या क्या खाते थे। इस बारे में बात करते हुए महाकाव्य रघुवंश में खीर या पायस चारू के बारे में बात की गई है जो आज भी भारतीय मिठाइयों में लोकप्रिय है। मोदक के बारे में भी इस महाग्रंथ में बताया गया है। विक्रमो वर्ष्यम में कवि मोदक के विभिन्न भागों की तुलना चंद्रमा की कलाओं से करते हैं। शीख ऋणी जो आज के श्रीखंड जैसा एक व्यंजन था उसके बारे में भी बात की गई है। यह दही से बनाया जाता था और इसमें इलायची और लौंग जैसे मसाले मिलाए जाते थे। रघुवंश में बताया गया है कि आज के केरल में इलायची, लौंग और काली मिर्च जैसे मसालों की खेती हुआ करती थी। अनाज और चावल के अलावा मगध साम्राज्य के सैनिक मांस और मछली खाते थे। गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली रोहित या रोहू मछली पसंद की जाती थी।
यहां तक कि माल विकाग्नि मित्रम में कसाई खानों और मांस की ऐसी दुकानों का जिक्र मिलता है जहां से मांस खरीदा जा सकता था। सैनिकों को जश्न की अनुमति देने के बाद अमात्य राक्षस भी अपने शिविर में रात्रि विश्राम के लिए लौट आया था। तभी अमात्य राक्षस के शिविर के कुछ दूर पर खड़े आचार्य चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि ने अपने मन में सोचा, गुरु चाणक्य ने मुझे अमात्य राक्षस के ही शिविर में शामिल होने का आदेश दिया था। मुझे इसी का विश्वास जीतना है। यही सही समय है। मुझे अमात्य के शिविर में जाकर उससे भेंट करनी होगी। परंतु मैं उससे क्या कहूँ? मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे ज्योतिष विद्या का सहारा लेना होगा। इसके लिए पहले मुझे अमात्य राक्षस के द्वारपाल से मिलना होगा। इतना सोचने के बाद जीव सिद्धि सीधे अमात्य राक्षस के शिविर की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर बढ़ने के बाद जीव सिद्धि की नजर युवराज पब्बता और अमात्य राक्षस के द्वारपाल के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि युवराज पब्बता और द्वारपाल अन्य 2 सैनिकों के साथ मध्य रात्रि में सर्द रात की हवाओं का आनंद उठाते हुए आग जलाकर बैठे हुए थे। युवराज पब्बता ने द्वारपाल से कहा, जीवन की डगर बड़ी कठिन है। ज्ञात नहीं कब तक युवराज नाम के विशेषण से संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुलेपन लगाए हुए किसी सुंदर युवती को स्पर्श किए तो एक युग बीत गया है। युवराज, युवराज! द्वारपाल ने बड़ी उत्सुकता से युवराज शब्द कहा ही था कि तभी वहां जीव सिद्धि आ गए। जीव सिद्धि ने द्वारपाल को टोकते हुए युवराज पब्बता से कहा, युवराज पब्बता की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। युवराज, आपने अनुलेपन शब्द का उपयोग किया? युवराज पब्बता और जीव सिद्धि ने अनुलेपन शब्द का उपयोग किया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अनुलेपन शब्द के इंपॉर्टेंस को समझ लें। हिस्टोरियंस के हिसाब से कुमार संभव और ऋतु संहार में कालिदास बताते हैं कि उस दौर में स्त्रियां नहाने से पहले विशेष लेप लगाती थी जिन्हें अनुलेपन और अंगराग कहा जाता था। महिलाएं सफेद रंग के एक पेस्ट से चेहरे पर पत्तियों का डिजाइन बनाती थी और होंठों पर लाख का रंग लगाकर उस पर लोद्र नामक लकड़ी का पाउडर लगाया जाता था जो आज की लिपस्टिक की तरह था। चेहरा देखने के लिए लोग चमकीली धातु के बर्तन को शीशे की तरह इस्तेमाल करते थे और शीशे समेत सजावट का सारा सामान जिस बक्से में रखा जाता था उसे मंजूषा कहते थे। जीव सिद्धि ने अपनी बात रखते हुए आगे पब्बता से कहा, युवराज, एक सुंदर राजकुमारी आपके जीवन में भी आएगी। आपके विवाह का योग बन रहा है। इतना सुनते ही युवराज पब्बता के चेहरे में एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने ऊपर से नीचे तक जीव सिद्धि को बड़े ध्यान से देखा और तुरंत अपने हाथ में पकड़े मदिरा के ग्लास को तेज से दूर फेंक दिया और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए जीव सिद्धि से बड़ी उत्सुकता से कहा, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके पास ज्योतिष विद्या का प्रचंड ज्ञान है। आप यहाँ इस वन में मुझसे बहस करने आए हैं। जब आप आ ही गए हैं तो बताइए, मेरी हस्तरेखा किस ओर इशारा कर रही है और मैं कब तक मगध के सर्वेश्वर महाराज के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा? जीव सिद्धि को युवराज पब्बता ने ज्योतिष मान लिया था। इस मौके का जीव सिद्धि को इंतजार था। वो आगे बढ़ा, पब्बता की दाईं हथेली को पकड़ा और गंभीर स्वर में कहा, युवराज, जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक आप मगध साम्राज्य के महाराज नहीं बन पाएंगे। विवाह? ये विवाह ही तो नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे 2 लोग हैं। एक सर्वेश्वर महाराज धनानंद और दूसरा उनका विश्वास पात्र अमात्य राक्षस। द्वारपाल, अमात्य राक्षस से कहो युवराज उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युवराज की जय हो, परंतु युवराज अमात्य अपने शिविर में विश्राम कर रहे हैं। युवराज की आज्ञा है। अमात्य राक्षस को इसी क्षण मेरे समक्ष प्रकट होना होगा। और हाँ, उनसे कह देना ज्योतिष विद्या के धनी पुरुष स्वयं शिविर में पधारे हैं। वो भी यहाँ आकर मगध के भविष्य के बारे में कुछ यक्ष प्रश्न पूछ लें। इतना सुनने के बाद जीव सिद्धि किसी सोच में पड़ गया। कुछ ही क्षण में अपनी सोच से बाहर निकलने के बाद जीव सिद्धि ने द्वारपाल को रोकते हुए कहा, द्वारपाल, अमात्य से कहना प्रखर ज्योतिष विद्या के धनी जीव सिद्धि आए हैं और विशाल मगध साम्राज्य के एक ऐसे काले रहस्य को बताने आए हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। जीव सिद्धि की इस बात को सुनकर युवराज समेत सभी लोग चौंक गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जीव सिद्धि के पास
ऐसा कौन सा काला राज है जिस राज के बारे में किसी को नहीं पता है? सभी इस काले राज के बारे में जानने को उत्सुक थे। द्वारपाल दौड़ता हुआ अमात्य राक्षस के शिविर में पहुंचा। अमात्य, अमात्य, कोई ज्योतिष विद्या के धनी जीव सिद्धि आए हैं जिन्हें मगध के काले रहस्यमयी राज के बारे में सब कुछ मालूम है। वो उस राज के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। मगध का काला रहस्यमयी राज का नाम सुनते ही अमात्य राक्षस के चेहरे से पसीने की बूंद नीचे गिरने लगी। अमात्य राक्षस तुरंत उठकर बैठ गया। रहस्यमयी राज? कहीं ये वही राज तो नहीं जिसके बारे में किसी को नहीं पता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुरंत जीव सिद्धि से मिलना होगा। हाँ। आखिर जीव सिद्धि के पास ऐसा कौन सा रहस्यमयी राज था जिसके बारे में सुनकर अमात्य राक्षस बुरी तरह से घबरा गया था? क्या जीव सिद्धि अपनी जासूसी की चाल में कामयाब हो पाएगा या फिर उनकी जान की भी चढ़ेगी बलि? इसी के साथ क्या हुआ था चाणक्य, चंद्रगुप्त और वृद्ध शक्टार के साथ? ये महागाथा अभी और भी होने वाली है रोमांचक। इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। जहां एक तरफ आचार्य चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि अमात्य राक्षस के सैनिकों के शिविर में प्रवेश कर चुके थे, तो दूसरी तरफ प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। पीपली वन में चंद्रगुप्त की मां मुरा के सामने आचार्य चाणक्य के मन में यही बात चल रही थी। आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार बड़े गौर से चंद्रगुप्त को देख रहे थे, या तो यूं कहें कि उसे परखने की कोशिश कर रहे थे। तभी वृद्ध शक्टार ने आचार्य चाणक्य से कहा, पुत्र चाणक्य, यदि तुम्हारे मन में चंद्रगुप्त को शिष्य बनाने की बात चल रही है तो इतना स्मरण रखना कि तुम्हें इसे शस्त्र और शास्त्र विद्या के साथ निक्षेप और न्यास कला में भी निपुण बनाना होगा, क्योंकि बिना इस व्यवस्था के ज्ञान के कोई भी महाराज अपनी राज्य व्यवस्था की सुचारू रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है। परंतु तात, निक्षेप और न्यास कला में निपुण होना कोई सामान्य बात नहीं है। महागाथा के इस मोड़ पर वृद्ध शक्टार और आचार्य चाणक्य ने दो शब्दों का उपयोग किया था। ये शब्द और न्यास कला थे। इन शब्दों के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन कहती हैं कि जिस दौर की ये बात हो रही है, अगर हम उस समय के रिसर्च पेपर को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये दोनों शब्द निक्षेप और न्यास आज के बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करते थे। इसे और बारीकी से समझे तो तब निक्षेप नाम का एक सिस्टम होता था। निक्षेप के तहत किसी चीज को जमा करने और उसे हासिल करने के लिए नियम तय होते थे। वहीं न्यास नाम का एक दूसरा सिस्टम होता था। इसमें लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते थे। ये बात गुप्त पीरियड के इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों से भी पता चलती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में मिले गुप्त पीरियड के इंस्क्रिप्शन यानी एक शिलालेख में प्राचीन भारत में गिल्ड्स या कामगारों के एक संगठन का जिक्र है जो जरूरत पड़ने पर लोन देते थे और पैसे भी जमा करते थे। अगर हम कालिदास को पढ़ें तो उसमें प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन का भी जिक्र मिलता है। मसलन अभिज्ञान शाकुंतलम में वे लिखते हैं कि राजा शिकार पर जाते समय यूनानी महिला सहायकों के साथ जाते थे। लगभग ऐसी ही प्रथा का जिक्र यूनानी इतिहासकार मैक्सथनीज ने अपनी किताब इंडिका में किया है, जो कालिदास से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी। आपको बता दें कि कालिदास ने अपने लेखन में उस समय पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात की है। अभिज्ञान शकुंतलम में उन्होंने सरकार को लोकतंत्र कहकर बुलाया है।
हालांकि इससे उनका आशय डेमोक्रेसी से नहीं था। शासन व्यवस्था को उन्होंने लोकतंत्र का नाम दिया था। माल विकाग्नि मित्रम में वे मंत्री परिषद का जिक्र करते हैं, जो शासन चलाने में राजा की मदद करती थी। मंत्री परिषद में 3 मंत्रियों का दर्जा सबसे ऊपर होता था: मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और वित्त, कानून या न्याय मंत्री। ये सब बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस भारत का निर्माण कोई 100-200 साल पहले नहीं हुआ था, बल्कि आज से 2300 साल पहले भी राष्ट्र निर्माता ने जन्म लिया था, जिसे लोग आचार्य चाणक्य के नाम से याद करते हैं। अब इस महागाथा में वो वक्त आ चुका था। पिपली वन में चंद्रगुप्त की मां मुरा की कुटिया में बैठे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां मुरा की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मुरा देवी, मैं चणक पुत्र चाणक्य हूं और ये मगध राज्य के पूर्व अमात्य शक्टार हैं। देवी, आज मगध की जनता निरंकुश शासन काल से त्रस्त आ चुकी है। उस धनानंद के चारों तरफ चापलूसों का घेरा है। सभी अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। किसी को भी निर्धन प्रजा की चिंता नहीं है। इसलिए हम दोनों मगध की प्रजा को क्रूर शासक धनानंद और संपूर्ण नंद वंश के अत्याचारों से मुक्त करवाना चाहते हैं। धनानंद और नंद वंश के अत्याचार का नाम सुनते ही मुरा के माथे से पसीने की बूंद जमीन पर गिरने लगी। वो बुरी तरह से डर कर कांपने लगी। नहीं, नहीं, धनानंद, नहीं, नहीं। मुरा को अपने कानों में धनानंद की क्रूर हंसी सुनाई दे रही थी। मुरा को डरते हुए देखकर चाणक्य ने जोर देते हुए कहा, देवी, देवी मुरा। हाँ, जी, जी ब्राह्मण भद्र, ब्राह्मण भद्र। आचार्य, मुझ दुखिया पर कृपा करिए। मैं नहीं चाहती कि मगध की राजनीति के खेल में मेरा पुत्र, मेरा एकमात्र सहारा, बलिदान की भेंट चढ़ जाए। यदि नंदवंश के महाराज को पता चल गया कि चंद्र मेरा पुत्र है, तो वो इसकी हत्या करवा देगा। नहीं। मुरा की इस बात को सुनते ही वृद्ध शक्टार अपने स्थान में खड़े हो गए और आचार्य चाणक्य को रोकते हुए खुद कहा, नहीं देवी, आचार्य चाणक्य किसी का बलिदान नहीं चाहते हैं। आचार्य चाणक्य केवल मगध का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। मेरे यानी शक्टार के जीवित रहते नंद वंश का महाराज धनानंद या वहां का कोई भी सैनिक चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं अपने अंगुष्ठ को काटकर इस बहते रक्त को साक्षी मानकर वचन देता हूं, और मेरा वचन ही करेगा शासन। मेरा वचन ही करेगा शासन। वृद्ध शक्टार की ये बात सुनते ही आचार्य चाणक्य के चेहरे में तेज बढ़ने लगा। उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने उत्साहित स्वर में तेज से कहा, आपको आभास भी नहीं होगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यानी आचार्य चाणक्य इस संपूर्ण राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूं। क्योंकि राजमहल को शर्म नहीं आई। घायल होती धरती पर प्रजा का नरसंहार लिखा है धनानंद की तलवार पर, और उस नरसंहारी तलवार की नोक को जड़ से समाप्त करने के लिए मुझे और इस राष्ट्र को एक चक्रवर्ती सम्राट की आवश्यकता है। और वो चक्रवर्ती सम्राट कोई और नहीं बल्कि आपका यशस्वी वीर पुत्र चंद्रगुप्त बनेगा। इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त बनेगा। आचार्य चाणक्य की इस घोषणा के बाद चंद्रगुप्त, उसकी मां मुरा अपनी जगह से खड़े हो गए।
दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी कुटिया में खड़ा ब्राह्मण ऐसा कैसे कह सकता है। चाणक्य के इस घोषणा को सुनने के बाद वृद्ध शक्तार के चेहरे में हंसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हंसते हुए जोर से कहा, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। अब शुरुआत होगी एक नए युग की। करवट लेगा इस संपूर्ण राष्ट्र का इतिहास। आने वाले दौर में तैयार होगा आर्यवर्त का पहला चक्रवर्ती सम्राट। धनानंद। नंद वंश का अंत निकट है। इस महागाथा में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैक्सथिनीस एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार यानी फेमस हिस्टोरियन थे, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्य राजवंश के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने इंडियन जियोग्राफी, कल्चरल, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर रिसर्च के लिए भी याद किया जाता है। मैक्सथिनीस की पुस्तक इंडिका को भारत की एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास और कल्चरल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। इस सोर्स का यूज कई रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस करते हैं। अगर हम वृद्ध शक्तार और आचार्य चाणक्य के द्वारा बोले गए शब्द चक्रवर्ती सम्राट की बात करें तो चक्रवर्ती सम्राट और इंडिका का यूज मेगास्थनीज ने किया था। वो लंबे समय तक पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं, वो वहां भी रहा। मगर वहां पहुंचने से पहले वो बख्तर, बाख्तरी, जिसे बैक्ट्रिया कहा जाता है, गांधार, तक्षशिला जैसे इलाकों से गुजरा, जहां हिंद, हिंदवान और हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। ये ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10 सदी से भी ज्यादा पहले की बात है। मतलब साफ है कि जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, भारतवर्ष कोई आज की या फिर 100, 200, 300 साल पहले की बात नहीं है। ये राष्ट्र आदि अनादि काल के समय से है। आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार की बातों को सुनने के बाद चंद्रगुप्त की मां मुरा ने कहा, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट, ब्राह्मण भद्र। चक्रवर्ती सम्राट, इस शब्द को सुनने के बाद चंद्रगुप्त की मां मुरा चौंकने के साथ बुरी तरह से घबरा भी गई थी। मुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच में उन्हें किसी बात का शक भी हो रहा था और वो अपने मन में सोच रही थी, हाँ, कहीं ये लोग ब्राह्मण भद्र के वेश में कोई गुप्तचर तो नहीं है? कहीं ये क्रूर महाराज धनानंद की कोई कुटिल चाल तो नहीं है? हे दीनानाथ, मुझे राह दिखलाइए, मेरे पुत्र की रक्षा करिए। हाँ। चंद्रगुप्त की मां मुरा के चेहरे की चिंता को आचार्य चाणक्य समझ गए। उन्होंने काफी देर तक चंद्रगुप्त और उसकी मां मुरा से बात की। आचार्य चाणक्य के समझाने के बाद मुरा कुछ शांत हुई, लेकिन अभी भी उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उस डर के साथ मुरा ने आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो दोनों थोड़ा चिंतित हो गए। ब्राह्मण भद्र, मुझे प्रतीत हो चुका है कि आप दोनों को मुझसे मेरा पुत्र चंद्रगुप्त चाहिए। मैं भी अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए मातृत्व ममता को पीछे छोड़ सकती हूँ, परंतु मुझे आत्मसंतुष्टि के लिए आप दोनों की एक प्रमुख परीक्षा लेनी होगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या परीक्षा? आखिर चंद्रगुप्त की मां मुरा को आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार की कौन सी परीक्षा लेनी थी? अब आचार्य चाणक्य के सामने कौन सी नई चुनौती आने वाली थी? और क्या हुआ था चाणक्य के जासूस जीव सिद्धि के साथ, जिससे पलट गया था पूरा मगध इतिहास? इस महागाथा में आने वाले हैं अभी और भी नए और रोमांचक मोड़। यूं ही चलती रहेगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।